मुंबई की ये झिलमिलाती हुई व्यस्त जिंदगी का ग्लैमर मानो एक मायावी दुनिया है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे पनप रहा है एक अंधेरा, जहां सोना या हीरा नहीं बल्कि 8 से 10 साल के मासूम बच्चों की तस्करी की जा रही है। मुंबई की गलियों से छोटी छोटी लड़कियां गायब हो रही हैं और उनके लापता होने के पीछे जुड़ी है एक भयावह मेडिकल साजिश। और इस अशुभ चक्र के खिलाफ ढाल बनकर खड़ी है एसएसपी शिवानी रॉय, जिसकी बहादुरी के सामने बड़े बड़े अपराधी भी थम जाते हैं। लेकिन जब दुश्मन घर के ही अंदर छिपा हो और अपने ही भरोसेमंद लोग विश्वासघात कर दें, तब ये लड़ाई और भी ज़्यादा जानलेवा हो जाती है। एक तरफ बस्ती की प्रभावशाली माफिया अम्मा और दूसरी तरफ छाया की तरह छिपा हुआ एक साइको किलर। क्या शिवानी 96 घंटों के अंदर इस मौत से भरे मिशन में सफल हो पाएंगी? ये जानने के लिए देखनी होगी 2026 में रिलीज़ हुई रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म मर्दानी 3। कहानी की शुरुआत होती है 2 8-9 साल की बच्चियों से, जो लुका छुपी खेल रही होती हैं। वे बुलंद शहर के रहने वाली होती हैं और एक जंगल जैसे मैदान में खेल रही हो। छोटी बच्ची जब 10 तक गिनकर अपनी दोस्त को ढूंढने जाती है, तब उसे जंगल के पास सड़क की तरफ से चीख पुकार की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वह देखती है कि 4 लोग उसकी सहेली को ज़बरदस्ती घसीट कर एक गाड़ी में ले जा रहे हैं। यह देखकर वो छोटी बच्ची हिम्मत करती है, कुछ पत्थर उठाती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ से उस गाड़ी की ओर पत्थर फेंकने लगती है। इसके बाद दृश्य बदलकर सुंदरबन के पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चला जाता है, जहाँ लगभग 200 लड़कियों का मुंह पर कपड़ा बांधकर जंगल के अंदर एक जगह पर रखा गया। इन सभी को तस्करी के लिए यहाँ लाया गया है। इसी दौरान एक लड़की का मुंह खोलकर उसे ज़बरदस्ती दवा भी पिलाई जाती है और फिर एक एक करके उन्हें आगे ले जाया जाता है। तभी पता चलता है कि उन्हीं लड़कियों के बीच भेष बदलकर छुपी है पुलिस अधिकारी शिवानी रॉय। वो अपनी टीम से बीच एक लड़की दवा पिलाने पर हाथ काट ले तो गैंग का सरगना उसे अलग से ले जाकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी को शक हो जाता है कि कोई बात कर रहा है और वह सभी लड़कियों की जांच करने लगता है। उसी समय शिवानी कहती है। इसी दौरान शिवानी के चेहरे पर बंधा कपड़ा एक हमलावर के चाकू के वार से कट जाता है। शिवानी अकेले होती हुई भी एक एक करके सभी तस्करों को धूल चटा देती है। इतने सारे लोग और सामने अकेली शिवानी, फिर भी वो बेहद कुशलता से लड़ती है। एक समय तो वो एक आदमी के शरीर में आग भी लगा देती। तभी झिम्पा और बाकी पुलिस टीम वहाँ पहुँच जाती है। मिलकर सभी अपराधियों को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन आखिरी में उनका सरगना एक लड़की को पकड़कर धमकी देता है, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। उसी समय झिम्पा उसे गोली मार देता है और लड़की को बचा लिया जाता है। शिवानी थोड़े व्यंग्य में कहती है, गोली उसे मारने को कहा, मेरे पास से क्यों निकली? झिम्पा कहता, नाइट विजन होता तो अच्छा। शिवानी ताना मारते हुए कहती है, यहाँ जीपीएस भी काम नहीं करता और तुम्हें जेम्स बॉन्ड बनना। बाकी कहानी दिल्ली की ओर बढ़ती है। एक आदमी बहुत घबराया हुआ अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वह तेज़ी से बुलंद शहर की ओर जा रहा है। वह कहता है, होम मिनिस्टर ने पूरा सहयोग देने को कहा है और ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए वरना बड़ी समस्या हो सकती है। फिर खबरों में दिखाया जाता है कि सुंदरबन में तस्करी गिरोह को पकड़ने के बाद शिवानी रॉय को एक विशेष सम्मान दिया जाने का वादा किया जाता है। इसके बाद शिवानी को उसके ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ डीजीपी और अन्य अधिकारी मौजूद होते हैं। उसे बताया जाता है उसे तुरंत बुलंद शहर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कारण एक विदेशी एम्बेसडर की बेटी का अपहरण हो गया है और एम्बेसडर ने खुद शिवानी को इस केस के लिए चुना है। शिवानी कहती है, किडनैपिंग केस में हम अपहरणकर्ताओं से नहीं समय से लड़ते हैं। वह यह भी कहती है कि उसे फॉरेंसिक, मेडिकल और बाकी सभी यूनिट की हैं। इसके बाद शिवानी एम्बेसडर के घर पहुंचती है। वहीं हमें वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसे हमने पहले दिल्ली से आते हुए देखा था। वही एम्बेसडर होता है। वो अपनी बेटी के अपहरण को लेकर बेहद चिंतित होता है। शिवानी वहां पहुंचकर अब तक की जांच का निष्कर्ष बताती है। किडनैपर कोई आतंकवादी नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता कि रूहानी एम्बेसडर की बेटी है। उसी समय झिलमिल के पिता भी वहां खड़े होते, बेहद असहाय और दुखी। शिवानी उन्हें वह गुड़िया देते हुए कहती है,
आपकी बेटी बहुत बहादुर है। एक अधिकारी पूछता है, आपको ये कैसे यकीन है कि किडनैपर्स को नहीं पता कि वो एम्बेसडर की बेटी है? शिवानी जवाब देती है, ये मेरा अनुमान है, लेकिन इसके पीछे कारण है। पहला, अभी तक फिरौती का कोई कॉल नहीं आया। दूसरा, दोनों बच्चियों का अपहरण हुआ है। तीसरा, वो मैदान में खेल रही थी, धूल में सनी हुई थी। अमीर गरीब का फ़र्क समझना मुश्किल था। चौथा, वे रोज़ वहाँ नहीं खेलती थी, अचानक खेलने गई थी। एम्बेसडर पूछता है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? शिवानी कहती है, बुरा, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तक कोई कॉल नहीं किया है तो वे प्रोफेशनल हैं और बच्चियों को ट्रैफिकिंग या ऑर्गन गैंग को बेच देंगे। वह आगे कहती है, और अगर उन्हें पता चल गया कि यह एम्बेसडर की बेटी है तो उसे मार बच्चियों को दूसरी जगह सौंपते हैं। उन्हें बेहोश करके सीट कवर के अंदर छुपा कर लाया गया था। वहाँ एक आदमी पैसे गिनकर कहता का इनाम रखा गया है। किडनैपर्स घबरा जाते हैं, इतना बड़ा इनाम, अब अम्मा से कैसे निपटेंगे? अब पहली बार हमें अम्मा दिखाई देती है। वो एक ऐसे बस्ती में से आती है जहाँ भिखारियों का नेटवर्क चलता है। वह एक बच्चे की लाश लेकर एक महिला के पास जाती है और कहती है, हर किसी के नसीब में नहीं होता अपने बच्चे की कमाई खाना। वो महिला रोने लगती है। अम्मा उसे पैसे देकर कहती है, ये 2 साल की कमाई है। फिर अम्मा न्यूज़ देखती है और समझ जाती है कि एक लड़की एम्बेसडर की बेटी है। वो गुस्से में किडनैपर्स को गालियाँ देती है। उधर बच्चियों पर मेडिकल टेस्ट किया जा रहा होता है। उनका खून लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है। एक बच्ची पॉजिटिव आती है और दूसरी नेगेटिव। अम्मा आदेश देती है, पॉजिटिव वाले को ख़त्म कर दो। यहीं से कहानी और डार्क हो जाती है। उसी समय वहीं 4 किडनैपर्स वापस आते हैं और रूहानी को लेकर भाग जाते हैं। अम्मा को जब पता चलता है, वो गुस्से में कहती है, अब हमारे पास सिर्फ 96 घंटे हैं, इसके अंदर उसे ख़त्म करना होगा। अब रेस अगेंस्ट टाइम शुरू। उधर एम्बेसडर बेचैन हो जाता है और शिवानी पर भरोसा खोने लगता है। तभी किडनैपर्स का कॉल आता है। शिवानी पहले ही एम्बेसडर्स को समझा देती है क्या बोलना है, कैसे बात करनी है। किडनैपर्स कहता है, कल शाम 7 बजे पैसे लेकर मयूर विहार मेट्रो स्टेशन आना है। एम्बेसडर कहता है, पहले मेरी बेटी से बात कराओ, लेकिन किडनैपर मना कर देता है। शिवानी बार बार इशारा करती है, पहले बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करो, लेकिन एम्बेसडर भावनाओं में आकर कह देता है, मैं बेटी से बात किए बिना पैसे नहीं दूंगा, और कॉल कट जाता है। बड़ी गलती हो चुकी है। कॉल कटने के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। एम्बेसडर गुस्से में कहता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को जवाब नहीं दे पाऊँगा। लोकेशन ट्रैकिंग टीम बताती है कि कॉल दिल्ली के एक लैंडलाइन से आया था। शिवानी शांत रहते हुए कहती है, वो दोबारा कॉल ज़रूर करेंगे और इस बार हमें तैयार रहना होगा। शिवानी पहले ही अंदाज़ा लगा लेती है कि किडनैपर्स क्या करने वाले हैं। वे किसी भी हालत में अपनी पहचान नहीं बताएंगे। वे अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भीड़ में से मोबाइल चुराएंगे। भीड़ के बीच से एक मोबाइल चोरी किया जाता है और उसी से रूहानी की वीडियो कॉल करवाई जाती है। एम्बेसडर अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है। किडनैपर धमकी देता है, अगर पैसे नहीं मिले तो लड़की को मार देंगे। इस बार पुलिस लोकेशन ट्रैकिंग करके टीम भेजती है, लेकिन जब तक वे पहुंचते हैं किडनैपर्स भाग चुके होते हैं। दूसरी तरफ किडनैपर दूर खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि पुलिस उनके पीछे है। अब वे प्लान बदलते हैं। कल भीड़ के बीच से ही पैसा लेंगे और निकल जाएंगे। अगले दिन मयूर विहार मेट्रो स्टेशन एम्बेसडर पैसे का बैग लेकर पहुंचता है। पीछे पीछे शिवानी और पूरी पुलिस टीम मौजूद रहती है। शिवानी अपनी टीम को निर्देश देती है, एंट्री और एग्ज़िट कंट्रोल करो। कोई अंदर आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जाएगा। हर मूवमेंट पर नज़र रखो। तभी एम्बेसडर के पास कॉल आता है, बैग प्लेटफॉर्म के नीचे रख दो। एम्बेसडर फिर जिद करता है, पहले बेटी को देखूंगा। इस बार किडनैपर वीडियो कॉल करता है। रूहानी प्लेटफॉर्म के नीचे बैठी दिखाई देती है। तभी शिवानी समझ जाती है ये लाइव वीडियो नहीं था, पहले से रिकॉर्ड किया हुआ था।
किडनैपर्स एक कदम आगे निकल चुके हैं। इसी बीच अचानक अलर्ट आता है, बम होने की आशंका। स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर एक आदमी पैसे का बैग लेकर भाग जाता शुरू होती है। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा होता है ताकि वह सच बताए। तभी शिवानी आती है और सबको बाहर भेज देती है। वो उसके साथ सख्ती नहीं बल्कि समझदारी से बात करती है। वह उसे पानी देती है और कहती है, जो तूने किया है उसके बाद तेरा बचना मुश्किल है, लेकिन अगर तू सरकारी गवाह बन जाए तो शायद तुझे एक मौका मिल सकता है। धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। इस सब के पीछे अम्मा है। वो कुसुमपुर की भिखारी माफिया चलाती है। हर लड़की के लिए 10 लाख देती है। वो बताता है अब तक 7 लड़कियां बेची जा चुकी हैं और सबसे बड़ा नाम सामने आता है पिंकू। वो कहता है सभी लड़कियों को वही लत है और उसे जुए की बुरी लत है। शिवानी समझ जाती है यही सबसे कमज़ोर कड़ी है। शिवानी अब तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश देती है, पिछले 3 महीनों में जितने भी 8-10 साल की लड़कियां गायब हुई हैं उनकी पूरी लिस्ट चाहिए। लेकिन अधिकारी कहते हैं, मैडम इसमें तो बहुत समय लगेगा, कई जगह अभी भी रिकॉर्ड कागज़ों में है। शिवानी सख्ती से कहती है, जिला स्तर पर खोजो, CID की मदद लो, 1 हफ्ते के अंदर में सब डेटा चाहिए। इसलिए शिवानी उससे पूछती है, तुमने किडनैपर का चेहरा देखा था, मदद कर पाओगी? पहले तो फातिमा थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर हिम्मत करके हाँ कह देती है। दूसरी तरफ झिलमिल, उसे एक अंधेरे कमरे में रखा गया है। अम्मा उसके पास आती है और उसे बहलाने की कोशिश करती है। फिर उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता है ताकि उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। उधर शिवानी अपने ऑफिस में बैठकर सभी गायब बच्चियों की तस्वीरें देख रही होती है। हर तस्वीर के साथ उसे उनकी चीख, उनका डर सब महसूस होने लगता है। तभी फातिमा आकर बताती है, उड़ीसा से 4 लड़कियां गायब हुई हैं। शिवानी समझ जाती है यह सिर्फ एक शहर का मामला नहीं है, यह पूरा देश भर का नेटवर्क है। अब सामने आता है अम्मा का पूरा सच। 30 साल से भिखारियों का गैंग चला रही है, बच्चों को ड्रग्स देकर उसका आदी बना देती है, उनसे भीख मंगवाती है। लेकिन शिवानी को एक बात समझ नहीं आती, अगर भीख ही मंगवानी है तो 8-9 साल की लड़कियां, उन्हीं की ज़रूरत क्यों? यहीं से उसके दिमाग में शक पैदा होता है, ये मामला कुछ और है। इसी बीच खबर आती है, यहाँ बच्चियों को जहाँ रखा गया है वो जगह पूरी तरह से साफ़ कर दी गई है। शिवानी तुरंत पहचान लेती है, ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ किया गया है सबूत मिटाने के लिए। अब शिवानी अम्मा के लोगों को ढूंढने के लिए अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव करती है। उसे खबर मिलती है फरीदाबाद के एक ढाबे पर बिलाल और मुन्ना नाम के 2 लोग मिल सकते हैं। शिवानी अपनी टीम लेकर वहां पहुंचती है। दोनों लोग बाइक लेकर निकलते हैं और पुलिस उन्हें दूर से फॉलो करती है। वो एक जगह पे पहुंचते हैं, त्रेता ट्रस्ट। शिवानी अपनी टीम को चारों तरफ से घेरने का आदेश देती है। अंदर जैसे ही वे घुसते हैं, दोनों अपराधी फ़ोन पर अम्मा से बात कर रहे होते हैं, आज ही काम ख़त्म कर देंगे। बस यही सुनते ही शिवानी तुरंत एक्शन लेती है। दोनों को गोली मार दी जाती है और वहाँ मौजूद एक आदमी रामानुजन कहता है, मेरा हाथ इन माफियाओं ने काट दिया था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शिवानी उससे हाथ मिलाकर कहती है, मुझे अम्मा तक पहुँचने में तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन यहीं छुपा है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब शिवानी और रामानुजन मिलकर भिखारी माफियों के अड्डे पर छापे मारते हैं। कई बच्चियों को बचाया जाता है और कई अपराधी को पकड़े जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऊपर के अधिकारी DGP खुश नहीं होते। वे शिवानी को डांटते हैं, तुम्हारा काम एम्बेसडर की बेटी को बचाना है, ना कि भिखारी माफिया के पीछे भागना। शिवानी जवाब देती है, दोनों केस जुड़े हुए हैं। लेकिन DGP साफ मना कर देता है, अम्मा को छोड़ो, सिर्फ रूहानी को बचाओ। उधर एक और बड़ा खतरा, अम्मा शिवानी के घर का पता निकाल लेती है और एक दिन वो सीधे शिवानी के घर पहुंच जाती है। शिवानी जैसे ही घर में एंटर करती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो धीरे धीरे अंदर जाती है, हाथ में पिस्टल लेकर। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई दिखती है अम्मा। अम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, गोली मारने से पहले सोच लेना, अगर मेरा खून गिरा
तो तुम्हारे अपनों का भी खून बहेगा। शिवानी गुस्से में बोलती है, पागल हो गई है तू, मेरे घर तक आ गई। अम्मा ठंडे अंदाज में जवाब देती है, पागल तो तुम भी हो, मेरे धंधे में घुस आई हो। और फिर अम्मा अपनी दर्दनाक कहानी बताती है। 13 साल की उम्र में उसे ज़बरदस्ती इस धंधे में डाला गया। उसकी किडनी निकाल ली गई। पुलिस भी पैसे लेकर चुप रही। वो कहती है, मैं इस वर्दी से नफरत करती हूँ और अगर अगली बार मेरे रास्ते में आई तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं बचेगा। और ये कहकर वो विक्रम का फ़ोन दिखाती है। शिवानी घबरा जाती है और तुरंत बेडरूम में दौड़ती है। वहाँ विक्रम बेहोश पड़ा होता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। शिवानी आईसीयू के बाहर खड़ी होती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन तभी उसे एक खबर मिलती है। कुछ लोग जुए में बहुत पैसा उड़ा रहे हैं। उसी पैसे पर वही सील है जो किडनैपर्स के पास के पैसे पर थी। शिवानी तुरंत समझ जाती है, यही लोग हैं। वो अपनी टीम को लेकर वहाँ जाती है और दूसरी टीम को आदेश देती है, पहाड़गंज में रेड मारो, रूहानी वहीं होगी। फातिमा बताती है, रूम 303 में 2 किडनैपर्स और रूहानी है। बारिश और बाढ़ के कारण स्वाट टीम नहीं पहुंच पा रही है। शिवानी फैसला लेती है, हम खुद अंदर जाएंगे। वे अंदर घुसते हैं और तभी शुरू होता है भयानक गोलाबारी। फातिमा के पैर में गोली लगती है। रामानुजन भी अंदर घुसता है, उसके हाथ में भी गोली लगती है। शिवानी अकेले बाहर लड़ती है और एक एक करके दुश्मन को मार गिराती है। अंदर रामानुजन और एक किडनैपर्स के बीच में लड़ाई होती है। वो किडनैपर को मार देता है। अब रूहानी उसके पास बैठी होती है और यहीं होता है सबसे बड़ा धोखा। रामानुजन धीरे धीरे रूहानी का मुंह दबा देता है और उसे घूंटकर मार देता है। बाहर से शिवानी आती है। रामानुजन तुरंत रोने का नाटक करता है, किडनैपर ने मार दिया। शिवानी सदमे में आ जाती है। वो उसे बचा नहीं पाई। सबसे दर्दनाक पल, रूहानी के माता पिता मार्ग में आते हैं, अपनी बेटी की लाश देखकर टूट जाते हैं और शिवानी पूरी तरह से पत्थर बन जाती है। असली सच्चाई, रामानुजन सीधे जाता है अम्मा के पास और उसे गले लगाकर कहता है, इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब खुलता है सच, नवाब यानी रामानुजन वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। असली प्लान, रामानुजन कहता है, रूहानी पॉजिटिव थी, उसे मारना ज़रूरी था। हम एक दवाई बना रहे हैं, इसके लिए बच्चों पर टेस्ट करना पड़ता है। पॉजिटिव बच्चे मार दिए जाते हैं, नेगेटिव बच्चों का खून दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। ये करोड़ों का बिजनेस है। अम्मा कहती है, 96 घंटे में काम पूरा होना होगा। अब शिवानी क्या करेगी? उसका पति आईसीयू में है, केस फेल हो चुका है, दुश्मन बहुत ताकतवर है और असली गद्दार सामने आ चुका है। शेरनी अभी जिंदा है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शिवानी अभी भी मर्ग के बाहर बैठी होती है, पूरी तरह टूट चुकी होती है, लेकिन अंदर से जल रही है। तभी अम्मा का फ़ोन आता है। अम्मा हंसते हुए कहती है, देखा कैसी दुनिया है। मेरे 30 साल के धंधे में कभी पुलिस इतना एक्टिव नहीं हुई, लेकिन एक बड़े आदमी की बेटी गायब क्या हुई, सब हिल गए। वो आगे बोलती है, बाकी बच्चों के लिए तो तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब अमीर का बच्चा होता है जब, तब सिस्टम जाग जाता है। शिवानी गुस्से में जवाब देती है, तूने जिन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है उनका हिसाब मैं लेकर रहूँगी। अम्मा आखिरी धमकी देती है, अगली बार मेरे रास्ते में अगर आई तो तुझे भी ख़त्म कर दूँगी। फ़ोन कट जाता है। अब शिवानी तय कर लेती है, अब सिर्फ एक केस नहीं, ये जंग है। वो अपनी टीम को बुलाती है और पूरा प्लान समझाती है, लेकिन तभी डीजीपी आ जाता है। वो साफ आदेश देता है, ये केस यहीं ख़त्म करो, अब तुम इसमें आगे नहीं बढ़ोगी। शिवानी समझाने की कोशिश करती है, ये एक सिर्फ किडनैपिंग का केस नहीं, ये एक मेडिकल क्राइम है, बच्चों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन डीजीपी मना कर देता है। कुछ देर बाद शिवानी को सस्पेंड कर दिया जाता है और उससे उसकी पिस्टल छीन ली जाती है। पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन असली खिलाड़ी अभी बाकी है। शिवानी हार नहीं मानती। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करती है। डॉक्टर बताता है रूहानी की मौत दम घुटने से हुई, लेकिन कोई ड्रग्स नहीं मिला। यहीं शिवानी को शक होता है, यह सीधा किडनैपर का काम नहीं। एक और बच्ची पूजा मिलती है। ये एक नया सुराग है।
वो मरने की हालत में होती है। उसके शरीर में अजीब बीमारी होती है। डॉक्टर कहते हैं सर्वाइकल कैंसर, लेकिन इतनी छोटी उम्र में कैसे? शिवानी समझ जाती है इन बच्चों पर वायरस टेस्ट किया गया है। पूजा मरने से पहले एक ड्राइंग बनाती है, एक लोमड़ी की ड्राइंग। शिवानी को याद आता है ये लोगों ने उसे त्रेता ट्रस्ट में देखा था। रामानुजन असली विलन। अब सब क्लियर हो जाता है। रामानुजन ही असली मास्टरमाइंड है। वही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वही अम्मा के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क चला रहा था। अब फाइनल प्लान बनाती है। शिवानी एक जाल बिछाती है। वो रामानुजन को झूठी खबर देती है कुछ और लड़कियां मिली हैं। रामानुजन खुद उन्हें लेने निकलता है और तभी शिवानी उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। आमना सामना होता है। अब आमने सामने हैं शिवानी, अम्मा, रामानुजन। शिवानी दोनों को पकड़ कर ले आती है। पूछताछ होती है लेकिन रामानुजन कुछ नहीं बोलता। तभी एक बड़ा झटका लगता है। गवाह असलम को मार दिया जाता है और शक जाता है फातिमा पर। फातिमा गद्दार? फातिमा अचानक गायब हो जाती है। खबर आती है उसे किडनैप कर लिया गया है। रामानुजन को छोड़ दिया जाता है। शिवानी की हालत और ख़राब हो जाती है, लेकिन असली गेम शुरू अब होता है। असल में फातिमा गद्दार नहीं थी, वो अंडरकवर काम कर रही थी। यह पूरा प्लान शिवानी का था। अब क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं। जहाज़ पर अम्मा और उसकी गैंग बच्चों को विदेश भेजने वाले होते हैं, लेकिन शिवानी और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। गोलियां चलती हैं, दुश्मन एक एक करके गिरते हैं। फातिमा अपनी पहचान दिखाती है। शिवानी अम्मा को पकड़ लेती है और उसे गोली मार देती है। अब रामानुजन और शिवानी के बीच आमना सामना होता है। रामानुजन सामने आता है। वो कहता है मैं दुनिया बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, एक दवाई बना रहा हूँ। शिवानी उसे गुस्से में जवाब देती है हजारों बच्चों को मारकर इंसानियत नहीं बचाई जाती। अंतिम सजा शिवानी उसे पकड़ती है और उसी वायरस का इंजेक्शन लगा देती है जिसे वो बच्चों पर टेस्ट कर रहा था। रामानुजन तड़पता रहता है और धीरे धीरे मर जाता है। अंत में सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। शिवानी की सस्पेंस ख़त्म होती है, लेकिन शिवानी कहती है मैंने वर्दी की इज्जत रखी, लेकिन वर्दी ने मेरी नहीं। शिवानी अस्पताल में जाती है। रामानुजन मरने के कगार पर होता है। शिवानी कहती है तेरे जैसे लोग रहेंगे, लेकिन मेरे जैसे भी रहेंगे, और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रामानुजन मर जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको ये कहानी कैसी लगी? खतरनाक, इमोशनल या माइंड ब्लोइंग? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस ज़बरदस्त कहानी का मज़ा ले सकें। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट कौन सा लगा, और क्या शिवानी ने सही किया या नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।